गैंग्स ऑफ वासेपुर। दोस्तों ये नाम आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। एक ऐसी फिल्म का नाम जिसे इंडियन गॉडफादर भी कहा जाता है। दोस्तों ये ऐसी कमाल मास्टरपीस फिल्म है जिसे अनुराग कश्यप ने बनाया कि इसके बाद आने वाली तमाम मूवीज को इसका बार क्रॉस करना था। ये एक रेफरेंस बन चुकी है और पॉप कल्चर के अंदर इससे अच्छी इंडियन गैंगस्टर फिल्म आज तक नहीं बनी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 मुकम्मल एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप इसकी स्टोरी जान सकें और कभी फिर आपके पास जब वक्त हुआ तो आप इस फिल्म को भी जरूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं मूवी में आगे बढ़ूं, क्या आप लोगों को नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी पसंद हैं? हाँ या ना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं जान सकूं कि मेरी ऑडियंस के लोग इन दोनों को कितना पसंद करते हैं। दोस्तों गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट 1 जून 22 सन 2012 के अंदर रिलीज हुआ और फिर इसके फौरन बाद अगस्त 8 2012 को इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ। तो दोस्तों पार्ट 1 की इब्तिदा होती है जब सुल्तान और उसके साथी फैजल खान को मारने के लिए उसके घर आते हैं। फैजल के कई साथी मारे जाते हैं लेकिन उसके खानदान ने खुद को घर में बंद कर लिया था। ये गोलियों और बमों से धुआं धुआं होता हुआ मंजर है। उन्हें ये लगता है कि सब मारे गए लेकिन अभी तक खानदान के सब लोग जिंदा हैं। अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इनके घर पर गोलियां चल रही हैं? ये जानने के लिए आपको कहानी में पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कहानी तब शुरू होती है जब 1941 में 2 नस्लों ने इसकी शुरुआत की। ये वो दौर था जब अंग्रेजों ने कोयले की कानों के लिए जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वासेपुर में सुल्ताना डाकू का राज था और वो अंग्रेजों की ट्रेनिंग हासिल करता था। ये मंसूबा नस्लों तक चलने वाला था। इसकी इब्तिदा तब हुई जब शाहिद खान सुल्ताना डाकू की गैर मौजूदगी में अंग्रेजों की ट्रेन से अनाज लूटता है। अब सुल्ताना डाकू को यह बात बहुत बुरी लगती है कि अगर वो कुछ दिन के लिए सामने नहीं आया तो कोई दूसरा उसके नाम से ट्रेनें क्यों लूटना शुरू हो गया है। और सोने पर सुहागा कि यही अनाज वो अपने अहले इलाका को बेचना भी शुरू हो चुका है जो कि सरकारी अनाज था। अब सुल्ताना यूं करता है कि वो शाहिद के नाम के पोस्टर लगा देता है और कहता है कि 11 रुपए इनाम दिया जाएगा उस शख्स को जो कि शाहिद को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लेकर आएगा। शाहिद के तमाम दोस्तों को सुल्ताना डाकू मार देता है और अब उसे अंदाजा होता है कि शाहिद दोबारा ट्रेन लूटने के लिए आएगा, इसलिए सुल्ताना डाकू वो नाका लगा देता है ट्रेन की पटड़ी पर। जब शाहिद दोबारा ट्रेन लूटने के लिए आता है तो सुल्ताना डाकू आगे खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन शाहिद इस जगह से बचकर निकल जाता है। अगले दिन ये दोनों मुख्तार साहब के सामने पेश होते हैं। वो सुलह का एहतमाम करते हैं लेकिन शाहिद जानता है कि वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो वासेपुर छोड़कर धनबाद चला जाता है। अपनी बीवी जमीला के कहने पर वो लूटमार भी छोड़ देता है और कोयले की कान में मजदूरी करने लगता है। शाहिद का नौकर नसीर खबर देता है जब जमीला की डिलीवरी में कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन इनका कोयले की कान का जो सुपरवाइजर है यानी कि पहलवान, वो शाहिद को वहां से जाने नहीं देता। बैकग्राउंड में जमीला बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। शाहिद खान को इसका बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन वो अपने हाथ में हथियार लेकर पहलवान को इस मौत का जिम्मेदार समझते हुए बदला लेने के लिए जाता है और ठेकेदार रमाधीर के सामने पहलवान को जान से मार देता है। वो पहलवान जिसके सामने कभी किसी की आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं हुई थी, आज उसे कत्ल कर दिया गया। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गए, आज़ादी मिल गई और आज़ादी के फौरी बाद अंग्रेजों ने जितनी भी इस तरह की कानें थीं वो मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दी। अब ठेकेदार रमाधीर सिंह को एक नए पहलवान की जरूरत थी, लिहाजा वो शाहिद खान को नया पहलवान बना देता है। अब शाहिद जो है, जो कि एक मजदूर से अब एक पहलवान बन चुका है, वो रमाधीर सिंह को सही मौका मिलने पर खत्म करके अगला बाहुबली बनना चाहता है। रमाधीर अब इनके टेंट के बाहर ये सारी बातें सुन देता है और किसी बहाने से काम के नाम पर बनारस भेज देता है शाहिद खान को। अब नसीर जो है वो ये छाता देख लेता है जो कि इनके घर के बाहर पड़ा हुआ था। उससे ऐसे अंदाजा हो जाता है कि रमाधीर सिंह को सारी कहानी का पता चल गया है, इसलिए वो सरदार यानी शाहिद खान के बेटे और अपने भतीजे को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब कुछ देर के बाद जब एहसान कुरैशी वो मारने के लिए आता है सरदार और नसीर को, तो देखता है कि झोंपड़ा तो आगे खाली है और यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन वो आगे जाकर झूठ बोल देता है रमाधीर सिंह से कि भैया मैंने उन दोनों को मारकर जमीन में दफन कर दिया है। इधर शाहिद साहब जब बनारस पहुंचते हैं, बंदूक का ताजर यादव रमाधीर सिंह का आदमी है और वो शाहिद खान को जान से मार देता है। शाहिद का बेटा सरदार अब नसीर और उस घर के साथ धनबाद में रहता है। जब सरदार को पता चलता है कि रमाधीर ने उसके वालिद को मारा है तो वो बदले की आग में जलने लगता है और सर मोड़कर कसम खाता है कि जब तक अपने वालिद की मौत का बदला नहीं ले लेगा बाहर नहीं निकलेगा। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। आज सरदार की नगमा से शादी होती है और सरदार उसे अपने वालिद की तस्वीर दिखाकर कहता है कि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, रमाधीर सिंह से बदला।
लेकिन गोली नहीं मारेंगे। ऐसा कुछ करेंगे कि वो मौत के लिए तरसता रहे लेकिन उसे मौत ना आए। 1965 तक रमाधीर सिंह, जो पहले कोयले का ठेकेदार था, अब बाहुबली और फिर रुकने असेंबली बन गया है। इंदिरा गांधी की हुकूमत आते ही सरकारी इदारों की नेशनलाइजेशन शुरू होती है और तमाम कोयला कानें हुकूमत के जेर इंतजाम आ जाती हैं। रमाधीर सिंह का बेटा जीपी यादव टॉयलेट ठेकेदारी के नाम पर कालाबाजारी कर रहा है। ये खबर मिलते ही ऑल इंडिया ऑफिसर एसपी सिन्हा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रमाधीर सिंह उसे जान से मार देता। दूसरी तरफ सरदार मौका मिलते ही अपने साथियों समेत रमाधीर सिंह का पेट्रोल पंप लूट लेता है और उसके बाद ये मालगाड़ी लूट कर रमाधीर सिंह के हंसपाल में चोरी करते हैं और जीपी सिंह की गैर कानूनी जमीन पर जाली कागजात बनाकर कब्जा कर लेते हैं। रमाधीर सिंह इसे एक मामूली गुंडा समझकर थाने बुलाता है, लेकिन सरदार भी जान चुका है कि वक्त आ चुका है। नसीर चचा रमाधीर सिंह का सालों पुराना छाता साथ लेकर जाता है, जिसे देखकर रमाधीर सिंह कुछ समझ जाता है, लिहाजा वो इन्हें जेल में बंद करवा देता है। अब दोस्तों, सरदार ने जेल से भागना है, लिहाजा वो खाने के बहाने वो बम का सामान मंगवाता है और जेल के अंदर बम बनाकर जेल की दीवार गिराकर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस से बचते हुए ये दोनों बंगालियों के एक ठट्ठे यानी उनकी झोंपड़ी कम्युनिटी के अंदर जाकर रहना शुरू कर देते हैं, जहां सरदार को मिलती है बंगाली लड़की दुर्गा। औरत हमेशा से ही सरदार की कमजोरी रही है। दुर्गा से मिलते ही ये नगमा की कमी पूरी कर लेता है। दुर्गा जो है इस तरह इसकी दूसरी बीवी बन जाती है और कुछ दिन बाद नगमा को इसके बारे में वो खबर दे देता है। अब दोस्तों, थोड़ा सा आपको सुल्तान के बारे में बताते हैं। सुल्तान का कैरेक्टर परफॉर्म किया है मारूफ अदाकार पंकज त्रिपाठी ने और सुल्तान बेसिकली सुल्ताना डाकू की बहन का लड़का है। सरदार का जो कैरेक्टर है ये आप सभी लोग जानते हैं कि मनोज बाजपेयी ने परफॉर्म किया है। और इसके बाद दोस्तों जो असल कैरेक्टर आएगा वो बहुत ही उम्दा और बाकमाल है, जो कि है फैजल खान का, और ये परफॉर्म किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी में, लेकिन ये प्रॉपर शुरू होता है सेकंड पार्ट के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं कहानी में आगे बढ़ते हुए। कसाई दोस्तों, जो कि बेसिकली कुरैशी खानदान है, सुल्ताना डाकू का खानदान, ये किसी भी लड़की को कभी भी उठा लेते हैं। एहसान कुरैशी ने सुल्तान को पाला था। 12 साल की उम्र से ही वो पूरा पैसा अकेले कमाने लगता है। इसे लोग उसके पास जाने से भी डरते हैं क्योंकि सुल्तान गुस्से का बहुत तेज होता। सरदार दूसरी जानिब पहले तो कसाईयों के बहुत सारे लोगों को कत्ल करता है और फिर जीपी के पहलवान को बीच सड़क मार देता है, जिससे वासेपुर में सरदार खान का डर फैलने लगता है। दोस्तों, अब 19 साल गोमेज वासेपुर धनबाद का हिस्सा हो चुका। सरदार का अपना घर धनबाद के अंदर था, जहां नगमा और उसके 2 बच्चे रहते हैं, और एक वासेपुर में जहां दुर्गा रहती है। सरदार ज्यादातर वासेपुर में ही रहने लगा है क्योंकि इस इलाके के खौफ से यहाँ पुलिस भी आने से डरती है। मुहर्रम के दिन सरदार मौका मिलते ही कुरैशियों के घरों और दुकानों पर बम फोड़ देता है और पूरी कसाई मंडी को तबाह कर देता है। कुछ दिन बाद नगमा का तीसरा और दुर्गा का पहला बेटा पैदा होता है। सरदार 1 साल से धनबाद नहीं गया। उसने घर पर पैसे भेजना बंद कर दिए हैं, इसलिए दानिश और फैजल की पढ़ाई बंद हो गई है और उन्हें घर चलाने के लिए ट्रेन का पैखाना साफ करना पड़ रहा है। आज रमाधीर इन दोनों को पैसे देकर भड़काने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि सरदार जो है वो अपना सारा पैसा बंगालन को दे रहा है और उसके बेटे को, लेकिन तुम अपनी अम्मी से जाकर कहना कि जब तक रमाधीर सिंह जिंदा है पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। नगमा पैसे देखकर पहले दानिश को झाड़ू से मारती है और फिर खुद ही मलहम भी लगाती है। आज उसके आंसू पोस्टर पर गिरने लगते हैं। अब चचा जो है उसका सब्र टूट जाता है। वो थोड़ा अफेयर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारा कुछ फैजल खान देख लेता है कि उसका चचा यानी नसीर जो है वो अब उसकी माँ के साथ उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो बस यहाँ तक पर ही देख पाता है, मजीद कुछ नहीं देखता और खामोश रहता है। चचा का कैरेक्टर यानी नसीर अहमद का कैरेक्टर पीयूष मिश्रा ने परफॉर्म किया है, जो कि इस फिल्म के अंदर एक नरेटर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। अब फैजल ये सारा मामला जो है वो ये देख रहा होता है और फिर वो छोटी उम्र में ही चिल्लम पीना शुरू कर देता है और चचा अपनी गलती को खुद ही सोच सोच कर खुद को चाकू और चाबुक मारता रहता है। कुछ दिन बाद सरदार को खबर मिलती है कि रमाधीर के आदमियों ने वासेपुर की एक लड़की उठा ली है और अब ये लाउड स्पीकर पर रमाधीर सिंह को धमकाता है कि अगर 3 घंटे के अंदर लड़की वापस नहीं आई तो पूरा इलाका बम से उड़ा देंगे। जीपी पता लगाता है कि ये काम
किन लोगों का है। ये उन लोगों को अच्छा खासा मार कर उनकी लाश के साथ लड़की को वापस भेज देते हैं, लेकिन लड़की बताती है कि 2 नहीं 4 लड़के थे। सरदार बाकी 2 लड़कों को ढूंढ लेता है और इन दोनों लड़कों को कत्ल कर देता है, क्योंकि ये लड़की मुसलमान है, इसलिए जो भी वहां पर हिंदू लड़के थे जिन्होंने इस लड़की को उठाया वो उनको भी कत्ल कर देता है। अब रमादीर सिंह बहुत ज्यादा तंग आ चुका है सरदार खान से। एक आदमी तजवीज़ देता है कि अगर मुसलमानों से निपटना है तो ऐसे मुसलमानों को अपने साथ मिला लो जिनसे सब डरते हैं, यानी कि साइबर सिटी के कुरैशी जो हैं उन्हें अपने साथ मिला दो। ये तजवीज़ बड़ी पसंद आती है रमादीर सिंह को। अब वो अपने पास कुछ मुसलमानों को बुलाता है, उन्हें मशीन गन्स और दीगर असला देता है और कहता है कि जाओ और जाकर जिन लोगों को मारना चाहो चुन चुन कर मारो। ये लोग इससे पहले कि कुछ करते, सरदार खान चुन चुन कर तमाम कुरैशियों को और कसाईयों की दुकानों को उड़ाकर तबाह करके बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग अब वासेपुर छोड़कर वहां से भागना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर धंधे के भी वो हालात नहीं रहे। दानिश जो है वो भी लोहा चोरी और तिजारत का काम शुरू कर देता है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से सरदार खान के पूरे खानदान का इस पूरे इलाके के अंदर दबदबा कायम हो जाता है। सरदार अब फुल टाइम नगमा के साथ वासेपुर की हवेली में रहने लगता है, जो कभी उसने सुल्तान के गुस्से से छुड़ाई थी। फैजल भी अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया और उसके जिगरी दोस्त पालू फैजल के 2 ही काम हैं, एक चिल्लम फूंकना और दूसरा अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना। उसकी नज़र पड़ती है मोहसिना पर, जो कि कैरेक्टर परफॉर्म किया है हुमा कुरैशी ने। अब हुमा कुरैशी जो है वो खुद भी फिल्मों की बहुत बड़ी शौकीन है। फैजल जो है वो सेकंड हैंड बंदूकें खरीदने के लिए बनारस जाता है। वापसी में पुलिस उसे ट्रेन में बंदूक समेत पकड़ लेती है और वो जेल पहुंच जाता है। सरदार ज्यादातर मछली का कारोबार शुरू कर देता है और बाजार में दानिश पर उसकी नजर पड़ती है और सुल्तान की बहन शमा जो है उस पर दानिश फिदा है। ये उसे देखते ही दिल दे बैठता है। सुल्तान के भाई बिरादर कुरैशी से वो उसका हाथ मांगता है, वो इस दुश्मनी को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए रजामंद हो जाता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ फैजल खान जो है वो दोबारा बंदूकें खरीदने के लिए यादव के पास जाता है। उसे पता चल जाता है कि मुझे पिछली मर्तबा भी यादव ने पुलिस के साथ मिलकर पकड़वाया था, इसलिए वो जाकर यादव को कत्ल कर देता है। इस तरह अनजाने में ही सही, लेकिन वो अपने दादा की मौत का बदला ले लेता है। अब दोस्तों सीजन 1 के बिल्कुल एंड पर यह दिखाया जाता है कि शादी के बाद दानिश बिल्कुल मजनू सा हो गया है, रात को देर से सोना, सुबह काम पर देर से पहुंचना। दूसरी तरफ फैजल जो है उसे चिल्लम के अंदर कुछ अजीब सी चीज मिलाकर उसके यार दोस्त पिला देते हैं और वो सो जाता है। जब सुबह सरदार नहर पर अकेला निकलता है, पहले दुर्गा के घर खर्चे के लिए पैसे देने जाता है। पैसों की कमी के बायस वो रमादीर सिंह के लिए काम करने लगती है, इसलिए सरदार के जाते ही वो सुल्तान को खबर दे देती है कि भैया इस वक्त सरदार अकेला है, लिहाजा सुल्तान और फैजल के दूसरे दोस्त के उसे धोखा दे रहे हैं, वो सब मिलकर सरदार को कत्ल कर देते हैं। अब होता है सरदार कत्ल और पार्ट 1 भी हो जाता है खत्म। अब हिस्सा अव्वल के इख्तिताम पर सुल्तान कुरैशी ने अपने 3 साथियों के जरिए सरदार खान को कत्ल करवा दिया था। दानिश, फैजल और असगर ने उसके 2 कातिलों को ढूंढकर कत्ल कर दिया, लेकिन दानिश इस दौरान गिरफ्तार हो गया। अदालत में पेशी के दौरान सुल्तान और फजलू ने दानिश को गोली मार दी। दानिश की तदफीन के मौके पर नगमा को फैजल की इंतकाम लेने की सलाहियत पर शक होता है, लेकिन फैजल उसे यकीन दिलाता है कि वो इंतकाम जरूर लेगा। और यही वो मौका होता है दोस्तों जब दुनिया का एक मारूफ तरीन डायलॉग, बाप का, बेटे का, दादा का, सबका बदला लेगा ले तेरा फैजल, आपका, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ये वाला डायलॉग जो है वो फैजल खान बोलता है। और यूं दोस्तों ये वो एक्टिंग है जो कि अमर हो गई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। दोस्तों फजलू की धोखाधड़ी का एहसास होने पर फैजल उसे मुबारकबाद देने के बहाने से मिलता है, लेकिन उसे कत्ल करके उसका सर कलम कर देता है। इस अमल के जरिए फैजल इलाके में गैर कानूनी लोहे की तिजारत पर काबिज हो जाता है। फैजल फिर रमादीर सिंह से सुलह करता है कि वो अपने खानदान का इंतकाम नहीं लेगा, बशर्त ये कि रमादीर उसे सियासी हिमायत फराहम करे। जैसे जैसे फैजल का कारोबार बढ़ता है वो अपनी महबूबा मोहसिना हामिद से शादी कर लेता है। फैजल आखिरकार अपने वालिद के तीसरे कातिल को भी ढूंढकर कत्ल कर देता है और यूं अपना इंतकाम मुकम्मल करता है। 2003 में शमशाद आलम नामी एक छोटे मोटे बदमाश यानी राजकुमार राव फैजल के साथ शामिल हो जाते हैं। शमशाद लोहे के कारोबार में फैजल के मुनाफे को मजीद बढ़ाने की ऑफर करता है और नए नए प्लान्स लेकर आता है, लेकिन मुनाफे का ज्यादा हिस्सा वो खुद रख लेता है। जब ये बात फैजल को पता चलती है तो शमशाद पुलिस को फैजल के गैर कानूनी तिजारत में मुलव्विस होने के सबूत फराहम करता है। इधर मकामी दुकानदार फैजल के छोटे भाई परपेंडिकुलर की हरकतों से तंग आकर सुल्तान को इसे मारने की हिदायत देते हैं।
2003 के दिसंबर में सुल्तान के आदमी परपेंडिकुलर को ढूंढकर कत्ल कर देते हैं। जब फैजल उसकी लाश लेने आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फैजल के जेल में होने के दौरान डेफिनेट शमशाद को कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है और वो भागने पर मजबूर हो जाता है। डेफिनेट भागते हुए एक फौजी ट्रेन के डब्बे में कूद जाता है और वहां से गिरफ्तार होकर जेल पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात फैजल से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेफिनेट कौन है? डेफिनेट फैजल खान का भाई है, यानी कि सरदार खान की दूसरी बेगम यानी बंगालन का बेटा। और डेफिनेट भी अब इनके साथ अक्सर औकात मिलता जुलता रहता है। अब दोस्तों, रमाधीर शमशाद को मशवरा देता है कि डेफिनेट को जेल से जमानत पर रिहा करवाकर उसे अपने भाई यानी फैजल खान के खिलाफ उकसाया जाए, लेकिन फैजल शमशाद के मंसूबे से आगाह होता है और जेल छोड़ने से पहले डेफिनेट को खबरदार करता है। डेफिनेट शमशाद के दफ्तर पर हमला कर देता है, जिससे शमशाद अपनी टांग से महरूम हो जाता है। सुल्तान इस हमले में बाल बाल बच जाता है और डेफिनेट का पीछा करते हुए फैजल के घर पहुंचता है, जहां उसे अपनी बहन मिलती है, जिसकी शादी पर ये नहीं मान रहा था, जो शादी दानिश के साथ हुई थी। तो ये जब अपनी बहन को वहां पर देखता है तो उसे फौरी तौर पर कत्ल कर देता है। अब जब उसने ये कत्ल किया दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा एक धमाका था जो कि फैजल खान के खानदान में हुआ। 2004 की जनवरी में जब फैजल जेल से रिहा होता है तो जेपी सुल्तान को खबरदार करता है कि वो फैजल को कत्ल कर दे। सुल्तान फैजल के घर पर आग लगाने का मंसूबा बनाता है, जिसका आगाज हिस्सा अव्वल के आगाज में दिखाया गया था, यानी कि पार्ट 1 का जो पहला सीन है यहाँ से शुरू होता है। लेकिन फैजल और उसके खानदान के तमाम अफराद मौजज़ाती तौर पर इस आग से बच जाते हैं। अब दोस्तों, डेफिनेट और उसके साथी सुल्तान को भागलपुर में ढूंढकर कत्ल कर देते हैं और चंद दिन बाद सुल्तान के आदमी बाजार में नगमा और असगर जो है उसको भी कत्ल कर देते हैं। अब दोस्तों, दानिश, शमा, नगमा और असगर का बदला लेने के बाद फैजल डेफिनेट को हिदायत देता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे ताकि उसकी साख मजबूत हो। 2005 में एक तालीम याफ्ता नौजवान इकबाल फैजल के गिरोह में शामिल होता है। इकबाल रमाधीर का आदमी है और फैजल से बदला लेने के लिए आया है। इकबाल अपने कारोबारी महारत से फैजल को काफी मुनाफा कमाने में मदद देता है और उसे सियासत में दाखिल होने का मशवरा देता है। फैजल रमाधीर के हलके से इंतखाबात लड़ने का फैसला करता है ताकि अपना इंतकाम ले सके। अब ये एक बहुत बड़ी बोल्ड मूव होती है। फैजल, डेफिनेट और उसके साथी रमाधीर के इजलास पर हमला करके उसे और शमशाद को कत्ल कर देते हैं। इंतखाबी दिन रमाधीर का मंसूबा होता है कि इकबाल फैजल को कत्ल कर दे और अगर वो नाकाम हो तो डेफिनेट पे काम करे, लेकिन डेफिनेट इकबाल को धोखा देकर कत्ल कर देता है और फैजल को रमाधीर के मंसूबे के बारे में आगाह कर देता है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि फैजल, डेफिनेट और उसके साथी रमाधीर के इजलास पर हमला करते हैं और शमशाद को कत्ल कर देते हैं। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में सिर्फ फैजल और डेफिनेट बच जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। जेल जाते हुए पुलिस फैजल को वैन में अकेला छोड़ देती है और डेफिनेट, जो पहले से रिहा हो चुका होता है, वो आकर फैजल को गोली मार देता है। जाहिर होता है कि जेपी इस कत्लेआम का मास्टरमाइंड था और डेफिनेट अपनी मां की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। 4 साल बाद 2009 में मोहसिना और नासिर मुंबई मुंतकिल हो जाते हैं, जहां वो फैजल के बेटे फेरोज के साथ रहते हैं। डेफिनेट अब वसेपुर का हुक्मरान है। नासिर बयान करता है कि वसेपुर रमाधीर और फैजल की मौत से मुतासिर नहीं हुआ और अब भी एक मैदान जंग की तरह है। ये वही नासिर है दोस्तों जिसे नसीर के नाम से मैंने इस पूरी स्टोरी में पहले इंट्रोड्यूस करवाया और पीयूष ने इसका कैरेक्टर परफॉर्म किया है। आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।